हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। आज मैं लेकर आई हूँ आपके पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 2 बस की यात्रा। यह एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? जिसमें लेखक अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को रोचकता के साथ लिखता है, उसे कहते हैं यात्रा वृत्तांत। बस की यात्रा के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इनकी अधिकतर रचना व्यंग्यात्मक होती है और ऊपर से यात्रा वृत्तांत हो तो पढ़ने में निश्चित रूप से बहुत ही मजा आएगा। ऐसे भी इनकी रचनाओं को पढ़कर हम अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं। तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं पाठ की ओर। बस की यात्रा। शीर्षक से ही पता चलता है कि लेखक ने बस का सफर किया है, बस की यात्रा की है, जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। अब पढ़ने से पहले हम लोग इस बस को देख लेते हैं, इसकी हालत देख लेते हैं, तो हमें यह पाठ समझने में आसानी होगी। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यह सब शहर मध्य प्रदेश के हैं। लेखक मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और उनको सुबह घर पहुंचना था, इसीलिए उन्होंने शाम की बस को चुना ताकि उनको आसानी से ट्रेन मिल जाए। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। ठीक है, वहाँ के स्थानीय लोगों को पता थी कि शाम वाली इस बस की हालत कैसी है, इसीलिए कुछ लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस बस से सफर नहीं करते। तब लेखक ने पूछा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो लोगों ने कहा कि नहीं, यह बस डाकिन है, यानी यही चुड़ैल है, भूत है, यह लोगों को खा जाएगी। लेखक ने बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। जिस प्रकार ईश्वर के लिए भक्ति उमड़ती है, बूढ़े लोगों के लिए दया उमड़ती है, श्रद्धा उमड़ती है, वैसे ही इस बस को देखकर भी लगा। खूब वयोवृद्ध थी, यानी बिल्कुल बूढ़ी औरत की तरह थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। यानी इसको देखकर ही लग रहा था कि यह 100 सालों से चलती आ रही है। लोग इसीलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस को देखकर लेखक के मन में ये सब बातें आ रही थी कि इस बस को कहीं खड़ा कर देना चाहिए और इस पर माला पहना देना चाहिए। अब ये बस चलने के लायक नहीं है, इस पर सफर करना पाप के समान है। जैसे बूढ़ी औरत को परेशान करना, वैसे ही इस बस से सफर करना है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? ठीक है, एक कंपनी का हिस्सेदार था जो कि इस हालत में भी बस की तारीफ कर रहा था कि वह चलती है और अपने आप चलती है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगे पीछा करने लगे, यानी सोचने लगे कि इस बस से जाएं या नहीं जाएं। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। एक डॉक्टर मित्र ने इस बस को बूढ़े लोगों से तुलना करके कहा कि नई नवेली बसों से यह ज्यादा विश्वसनीय है। जैसे बड़े बूढ़े अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं, वैसे ही यह बस भी हमें गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, निमित्त चाहिए यानी बहाना चाहिए। इस जो लोग हमें छोड़ने आए थे वो बस की स्थिति देखकर समझ गए कि आज हम लोग इनको अंतिम विदा कर रहे हैं। फिर उनके मन में क्या विचार आया होगा कि जो इस संसार में आया है वो राजा हो या गरीब हो या फकीर हो, उनका जाना भी तय है। मरने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए, यानी कोई बीमारी से मरता है, कोई दुर्घटना में मरता है, तो इन लोगों का भी शायद आज दुर्घटनाग्रस्त होकर मरना लिखा है।
इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। बस का इंजन जब स्टार्ट होता है तो इंजन के आसपास का जगह हिलने लगता है, गर्र आवाज आने लगती है। जब बस का इंजन स्टार्ट हुआ तो पूरी बस इस प्रकार हिल रही थी कि लग रहा था कि पूरा बस ही इंजन है और हम लोग इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। कांच बहुत कम बचे थे, यानी खिड़की के कांच टूटे फूटे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, यानी जो कांच आधे अधूरे बचे हुए थे वो इस प्रकार लटके हुए थे कि वह कभी भी गिरकर किसी को भी घायल कर सकता था। इसीलिए उससे लोगों का बचना जरूरी था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, दूर खिसक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, यानी घर घर की आवाज और हिलना डुलना से लग रहा था कि जैसे सीट के नीचे ही इंजन फिट कर दिया गया हो। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और अविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। बस सचमुच चल पड़ी और गांधी जी ने जिस प्रकार 1930 में असहयोग आंदोलन किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ किया था, उसी प्रकार इस बस का हर एक हिस्सा एक दूसरे का साथ देने को तैयार नहीं था। इसीलिए लेखक को लगा कि बस को ट्रेनिंग मिल चुकी है, शायद यह उस समय जवान रही होगी, उस समय यह नई होगी और गांधी जी के असहयोग आंदोलन से इसने सीख ले लिया है कि किस प्रकार असहयोग करना है। कि लेखक को ऐसा लग रहा था कि हम जबरदस्ती सीट पर बैठकर सीट को ही संभाल रहे हैं, सीट हमें नहीं संभाल रही है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भरने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। इस पाठ को पढ़ते समय यदि आप लोग वाकई इस पाठ से जुड़ोगे तो बहुत हंसी आएगी। यदि आप सोचो कि मैं यात्रा कर रहा था और मेरी ही यह कल्पना है तो आपको बहुत ही मजा आएगा। एकाएक बस रुक गई। बस जो किसी प्रकार हिलते डुलते हुए थोड़ी थोड़ी चल रही थी वह भी रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने क्या किया कि बाल्टी में पूरा पेट्रोल निकाल लिया और अपने बगल में रख लिया। फिर एक पतली सी नली डालकर धीरे धीरे पेट्रोल को इंजन में भेजने लगा। अब लेखक अपने मन में यह उम्मीद कर रहे थे कि बस का हिस्सेदार आएगा और इंजन को गोद में रखकर उसे नली से पेट्रोल ऐसे पिलाएगा जैसे माँ बच्चे को दूध की शीशी पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, यानी बस अब और धीरे हो गई थी। 5-6 किलोमीटर ही वह 1 घंटा में चल पा रही थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। यानी बस की रफ्तार तो अब धीमी हो ही गई थी और लेखक को उसके किसी भाग पर भरोसा नहीं था। कभी ब्रेक फेल हो सकता है या स्टीयरिंग टूट सकती है या कुछ भी हो सकता है, वह बस पलट सकती है। बस इतना हिलते हुए चल रही थी कि लेखक को लग रहा था कि बस अब कहीं भी पलट जाएगी। इसीलिए उनको लुभावना दृश्य होने के बावजूद भी पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था, क्योंकि उनको लगता था कि बस चलते चलते कहीं पेड़ से न टकरा जाए। और
झील नजर आने पर उनको लगता था कि ये बस अब झील के पानी में गोता लगा जाएगी। एक बार फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। बस फिर से रुक गई। ड्राइवर कई उपाय लगाया, लेकिन फिर भी वह नहीं चल रही थी। यानी वह अब असहयोग करना ही शुरू कर दी थी। बस बंद होने के बावजूद भी कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है, यह तो बस संयोग की बात है कि आज ही यह बंद हो गई है। सिन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे खड़ी वह बस की स्थिति लेखक को बहुत ही दयनीय लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो, और हमें ग्लानि हो रही थी कि इतनी बूढ़ी बस पर लद कर हम चल रहे हैं। यदि यह बस यहीं पर बंद हो गई, यानी कि इसका अंतिम समय हो गया, तो इस सुनसान जगह में, बियाबान का मतलब होता है सुनसान जंगल या जगह, अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम क्रिया। तो लेखक ये कटाक्ष करते हैं कि यदि बस का प्राण अभी निकल जाएगा, ये बंद हो जाएगी, तो हमें इस सुनसान जगह में इसकी अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। ठीक है, हिस्सेदार साहब थोड़ा कुछ ठीक किए तो बस आगे तो चली, पर वह और धीरे चलने लगी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। यानी वह बस का जो लाइट था वो भी जवाब देने लगा था। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। उसका अपना लाइट तो काम नहीं कर रहा था, तो चांदनी रात थी, इसीलिए वह धीरे धीरे रास्ता पर आगे बढ़। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। लेखक बस की तुलना वह बूढ़ी औरत से करते हैं जो चलते चलते थक जाती है और वह बिल्कुल रुकना चाहती है, पर उसको जबरदस्ती चलाया जा रहा हो। तो बगल से कोई गाड़ी आने पर वह बोलती है कि जाओ बेटी, अब मेरी उम्र नहीं है कि मैं दौड़ सकूं या तुमसे आगे निकल सकूं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे। पुलिया कहते हैं छोटा सा पुल को, कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। उसका टायर भी फिस कर गया, पंक्चर हो गया, और बस जोर से हिलकर रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक ने देखा कि यह हिस्सेदार भी कितना मजबूर है कि इस हालत में भी बस को चला रहा है और इसकी तारीफ भी कर रहा है, और इस बस से वह सफर भी कर रहा है। यानी उसको मरने का भी डर नहीं है। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, यानी त्याग की ऐसी भावना दुर्लभ है कि सब कुछ जानते हुए भी इस बस से वह हिस्सेदार सफर कर रहा है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। लेखक सोच रहे थे कि इतना साहसी है कि बस की इस अवस्था के बाद भी वह इससे सफर कर रहा है, लेकिन वह अपना जान का भी बलिदान देना चाहता है, पर उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं जब हम किसी बदलाव के लिए या किसी अच्छे काम के लिए किसी समाज से या देश से विरोध करते हों। तो लेखक को भी लगा कि इसे सेना में होना चाहिए या फिर क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, ताकि यह कुछ बदलाव कर पाता। लेकिन यह बस में प्राण त्यागना तो इसकी बुद्धिमानी नहीं कही जाएगी। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते
तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। लेखक उस बस के हिस्सेदार पर कटाक्ष कर रहे हैं कि भगवान भी उसका इंतजार करते और कहते कि यह आदमी है जो एक टायर के लिए अपना प्राण दे दिया, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो उस बस में नया टायर तो था नहीं, पहले का ही पुराना घिसा पीटा टायर था, उसी को लगा करके फिर से कोशिश की गई कि बस चले। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। लेखक को अब यह उम्मीद तो कब का खत्म हो गया था कि वह अपने जगह पर समय से पहुंच जाएंगे, बल्कि धीरे धीरे उन्होंने यह उम्मीद ही छोड़ दी कि वह कहीं भी कभी भी पहुंचेंगे, क्योंकि उनको लगा था कि जितनी भी जिंदगी है बची खुची इसी बस में गुजरेगी और इस बस से ही हम उस लोक को यानी मृत्यु लोक को प्रस्थान कर जाएंगे, यानी हम इस बस में ही मर जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। लेखक ने जब यह सोच लिया कि हमें तो इसी बस में मरना ही है, तब उनकी सारी बेचैनी, सारे तनाव खत्म हो गए और बड़े इत्मीनान से जैसे घर में लोग बैठते हैं वैसे ही बैठ गए और उनके मन की सारी चिंता समाप्त हो गई और हंसी मजाक चालू हो गया। तो आप तो देखा आपने हरिशंकर परसाई ने अपने एक बस की यात्रा को किस तरह व्यंग्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। अब हम लोग पाठ को समझ लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? तो इसका उत्तर क्या होगा? पैसों के मोह माया में बस का हिस्सेदार यह जानते हुए भी कि बस की हालत बहुत दयनीय है, वह उस बस की तारीफ भी कर रहा था और उससे सफर भी कर रहा था। यह देखकर लेखक के मन में हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव जाग उठा। अब दूसरा प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? तो इसका उत्तर होगा कि स्थानीय लोगों को पता था कि इस बस की हालत जर्जर है, यह कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, इसीलिए लोगों ने ऐसा कहा। तीसरा है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, तो ऐसा क्यों लगा? तो इसका उत्तर होगा कि इंजन के स्टार्ट होते ही पूरा बस इंजन की भांति आवाज करते हुए ऐसे हिल रहा था कि लेखक को ऐसा लगा कि वह इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। चौथा है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो नंबर 4 का उत्तर है, बस की हालत देखकर लेखक ने हिस्सेदार से पूछा कि यह बस चलती भी है या नहीं। तब हिस्सेदार ने कहा कि बिल्कुल चलती है। उसी पर लेखक ने व्यंग किया कि क्या यह अपने आप चलती है? नंबर 5 है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो इसका उत्तर होगा कि बस इतने हिलते डुलते चल रही थी कि हर एक पेड़ के पास आने पर लेखक को ऐसा लगता था कि बस जाकर पेड़ से टकरा जाएगी, इसलिए लेखक को पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। अब पाठ से आगे आपको करने के लिए है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से और कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। ऐसे मैंने बता दिया है कि यह गांधी जी का आंदोलन था या 1930 में अंग्रेजों की नीति का विरोध करने के लिए था। तो आप अब आगे का भाग खुद पढ़कर समझकर करोगे। यदि यह पाठ पढ़ने में अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक बटन दबा देना और अपने दोस्तों को शेयर करना भी न भूलना। तब तक के लिए बाय।